बच्चों नमस्ते। आज अपन पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एग्जाम में इसमें पूछा जाता है। राष्ट्रीय आय क्या है पहले हम ये देखकर आर्थिक कल्याण क्या है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय, देखिए राष्ट्रीय आय के बारे में अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। यहाँ में 3-4 ऑथर्स ने क्या मत व्यक्त किए हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए मार्शल बहुत प्राचीन अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने राष्ट्रीय आय के लिए माना है कि श्रम, पूंजी, प्राकृतिक साधन, भौतिक अभौतिक वस्तुओं एवं सेवाओं का योग। यानी पहली बात तो यह है कि राष्ट्रीय आय किसी एक समय विशेष के संबंध में ज्ञात की जाती है। दूसरी बात यह है राष्ट्रीय आय किसी एक देश के संबंध में ज्ञात की जाती है। तो राष्ट्रीय आय यदि हम भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष में किसी एक राष्ट्र के समय विशेष में, एक वर्ष विशेष में राष्ट्रीय आय क्या होगी ये जानने के लिए जब हम बात करेंगे तो मार्शल कहते हैं कि उस समय उस वर्ष विशेष में भारत में जो भी श्रम, पूंजी, प्राकृतिक, भौतिक अभौतिक साधन जो भी उत्पादन प्रोडक्शन हो रहा है उन सब वस्तुओं और सेवाओं का योग को हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। ये मार्शल साहब कह रहे हैं। दूसरा पिकू कह रहे हैं कि जो भी आपके एक समय विशेष में आपके देश की जो संपूर्ण आय है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल है, वास्तविक आय जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल हो, उसको मुद्रा के रूप में, देखिए थोड़ा सा इसका फर्क समझिए, यानी संपूर्ण आय का वह भाग जिसे हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे ही हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। ये पिकू कह रहे हैं कि वास्तविक आय जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल है का वह भाग जो मुद्रा में मापी जाए उसे ही हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा फर्क देखिए, मार्शल साहब आपको मुद्रा रूपी चीजें बीच में नहीं ला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो भी संसाधन प्राकृतिक अप्राकृतिक श्रम पूंजी से जो भी आय होगी उसे हम राष्ट्रीय आय मान लेंगे। लेकिन पिकू कह रहे हैं कि उसको नहीं मानेंगे, हम उसका वह भाग जो मुद्रा के रूप में माप सकते हैं उसको ही हम राष्ट्रीय आय मानेंगे। तीसरा फीसद कह रहे हैं कि जो उत्पादन हो रहा है उसको आधार नहीं मान रहे। फीसद के शब्द अलग है। फीसद कह रहे हैं कि उत्पादन की बजाय उपभोग को राष्ट्रीय आय का एक आधार माना जाना चाहिए। यानी कि जो कुछ राष्ट्र की सीमाओं में या राष्ट्र की सीमाओं के बाहर आप एक वर्ष में उत्पादन करते हैं वो नहीं, हम ये कह रहे हैं कि एक वर्ष की अवधि में एक देश में लोगों के द्वारा क्या उपभोग किया गया है, कितना उपभोग वस्तुएं सेवाओं का किया गया है, उसके बराबर हम राष्ट्रीय आय मानेंगे। तो अब थोड़ा सा ये आता है कि व्यक्ति के द्वारा, एक देश के संपूर्ण जनता के द्वारा कितना उपभोग किया जाता है उसका माप बहुत कठिन होता है और पिकू के द्वारा दी गई भाषा में भी उसका माप बहुत कठिन होता है। तो ये सब बातें हैं, लेकिन बावजूद भी हम एक सामान्य बात कर सकते हैं कि एक वर्ष यानी एक अवधि में, एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो भी योग होता है उसको हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। सामान्य परिभाषा है, एक देश में एक निश्चित समय अवधि में वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त जो भी आय है उसे हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। दूसरा है आर्थिक कल्याण। कल्याण क्या है? आर्थिक कल्याण का मतलब है, पहले कल्याण। कल्याण यह है कि व्यक्ति के वेलफेयर, व्यक्ति के भले के लिए, व्यक्ति के सुखमय जीवन के लिए जो भी हम कार्य करते हैं उसे हम कल्याण कहते हैं। कल्याण 2 भागों में बांटा गया है कल्याण को, आर्थिक कल्याण और कुल कल्याण। आर्थिक कल्याण, कुल कल्याण। आर्थिक कल्याण का मतलब ये होगा कि जिसको मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है वो आर्थिक कल्याण हो गया, और जो कुल कल्याण होता है कि संपूर्ण जो चीजें व्यक्ति के भले के लिए जो किया जा रहा है उसको हम कुल कल्याण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक कल्याण कुल कल्याण का ही एक भाग है। यानी कुल कल्याण का एक भाग आर्थिक कल्याण है जो छोटे रूप में हम जिसको मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। तो आर्थिक कल्याण हमारे टॉपिक है राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण। क्या प्रभाव पड़ता है राष्ट्रीय आय का आर्थिक कल्याण पे? अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आय का आर्थिक कल्याण में क्या संबंध है। 3 चीजें दी गई है। पहले है राष्ट्रीय आय के परिमाण, साइज में परिवर्तन तथा आर्थिक कल्याण में क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है राष्ट्रीय आय के वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन में परिवर्तन तथा आर्थिक कल्याण में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और तीसरा है राष्ट्रीय आय में स्थायित्व, इसका आर्थिक कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 3 चीजें हैं। पहले में अपन पहले एक नंबर जाते हैं
राष्ट्रीय आय के परिमाण यानी साइज में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें साइज का मतलब ये हो गया कि राष्ट्रीय आय अगर बढ़ जाए, कम हो जाए, उसका क्या प्रभाव पड़ता है आर्थिक कल्याण पे, उसकी बात कर रहे हैं। तो साइज में परिवर्तन यानी राष्ट्रीय आय के बढ़ने से या राष्ट्रीय आय के कम होने से हमारे आर्थिक कल्याण में प्रभाव पड़ेगा। तो पहला देखिए इसमें पॉइंट है, निर्धनों की आय में कमी नहीं होना चाहिए। यानी आपका राष्ट्रीय आय बढ़ रहा हो और उससे निर्धनों की आय में वृद्धि हो तो उससे समाज का आर्थिक कल्याण अच्छा होगा। और यदि राष्ट्रीय आय बढ़ने के बावजूद आपकी निर्धन की आय में कमी हो जाएगी तो निश्चित रूप से आपका आर्थिक कल्याण कम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बात करें, आपका राष्ट्रीय आय यदि कम भी हो रहा है और निर्धनों की आय बढ़ रही है तो भी आपका कल्याण बढ़ेगा, आर्थिक कल्याण बढ़ेगा। जबकि किसी भी परिस्थिति में निर्धन लोगों की आय में कमी करोगे तो उससे कल्याण, आर्थिक कल्याण कम हो जाएगा। दूसरा है रुचियों में सकारात्मक परिवर्तन, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, लोगों की आय में वृद्धि हुई और उस लोगों की आय में वृद्धि के फलस्वरूप यदि वो अपनी आदत और रुचियों में कोई नकारात्मक प्रभाव दिखाने लग जाए, नशा पता करने लग जाए, असामाजिक काम करने लग जाए, तो आर्थिक कल्याण और कल्याण में परिवर्तन है, आर्थिक कल्याण या कल्याण प्रभावित होगा, नेगेटिव होगा, नकारात्मक होगा। यानी उससे कल्याण नहीं होगा बल्कि वो गलत दिशा में पैसे को खर्च कर रहे हैं। यानी आर्थिक आपकी आय बढ़ने से आप गलत दिशा में जा रहे हैं, उससे कल्याण नहीं होगा। दूसरा तीसरा पॉइंट है उत्पादन में त्याग और संतोष से कल्याण बढ़ेगा। यानी किसी भी राष्ट्र के द्वारा उसके द्वारा उत्पादित की जाने वाली सेवाओं, वस्तुओं से यदि संतोषजनक तरीके से आप उत्पादन करते हैं तो उससे व्यक्ति का कल्याण बढ़ता है, आर्थिक कल्याण बढ़ता है, संतुष्टि बढ़ती है, सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। तो जरूरी है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, उत्पादन, सेवाएं, जो भी चीज में आप लगे हुए हैं, आपके द्वारा अपने काम से संतुष्ट होकर के आगे बढ़ना ही आपके कल्याण को बढ़ाता है। यदि आप असंतुष्ट होकर के काम कर भी रहे हैं, पैसा कमा भी रहे हैं, तो भी आपका कल्याण नहीं बढ़ेगा, असंतुष्ट होने से नहीं बढ़ेगा। संतुष्ट होकर काम करेगा तो आपका कल्याण बढ़ेगा। दूसरा, चौथा है जनसंख्या वृद्धि और राष्ट्रीय आय में वृद्धि। एक थोड़ा सा इसका मतलब ये होगा साइज, या हमारी साइज में परिवर्तन हो गया। मान लीजिए हमारी राष्ट्रीय आय में 10% की वृद्धि हो और उसके बदले जनसंख्या में भी 10% की वृद्धि हो तो हमारे कल्याण में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि हमारी राष्ट्रीय आय में 10% परिवर्तन हो, उसके बदले हमारी जनसंख्या में 20% वृद्धि हो जाए तो हमारा आर्थिक कल्याण या कल्याण कम हो जाएगा। हमारी राष्ट्रीय आय में 20% की वृद्धि है और हमारी जनसंख्या में 10% की कमी है तो उससे कम लोग बढ़ेंगे, आय बढ़े, ज़्यादा बढ़ेगी तो उससे हमारा कल्याण बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनसंख्या में वृद्धि दर राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर से कम होनी चाहिए। जनसंख्या की वृद्धि कम हो, राष्ट्रीय आय की वृद्धि ज्यादा हो, जिससे आपका आर्थिक कल्याण बढ़ सके। नेक्स्ट है गैर उपभोग्य वस्तु का उत्पादन। एक राष्ट्रीय आय के बढ़ने से देखिए ये भी है कि गैर उपभोग्य जिन वस्तुओं का उपभोग नहीं किया जा सकता हो, जैसे युद्ध सामग्री या ऐसे दूसरी चीजें जिनको आप तो घोड़े, ऐसे आप बारूद, ये चीजें बना रहे हो, जिसका उपभोग सामान्यतः जनता नहीं करती है। लेकिन आपकी राष्ट्रीय आय तो बढ़ रही है क्योंकि आपने ये चीजें बनाई और इसको बेचा तो आपकी राष्ट्रीय आय तो बढ़ जाएगी। लेकिन ये गैर उपभोग्य वस्तुओं का उत्पादन करने से आपकी राष्ट्रीय आय बढ़ सकती है, आर्थिक कल्याण नहीं बढ़ सकता क्योंकि वो व्यक्ति के काम नहीं आ रही है, जबकि व्यक्ति को विध्वंसकारी बना रहे हैं, व्यक्ति के शरीर पर गलत असर डाल रही है। इसलिए भी गैर उपभोग्य वस्तुओं का उत्पादन यदि करते हैं उससे भी हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो भी हमारा आर्थिक कल्याण नहीं बढ़ता है। ये हो गया पहला, साइज में परिवर्तन के कारण आर्थिक कल्याण। दूसरा है राष्ट्रीय आय के वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, धनी वर्ग से निर्धन की ओर स्थानांतरण और निर्धन से धनी की ओर स्थानांतरण, दोनों बातें हो सकती हैं कि या तो गरीब लोगों से धनवान लोगों की तरफ राष्ट्रीय आय का हस्तांतरण हो या निर्धन लोगों की तरफ, धनी लोगों की तरफ से निर्धन की ओर हो। दोनों हो गई, गरीब से धनी की ओर या धनी से गरीब की ओर। दोनों स्थितियों में हम ये कहेंगे कि धनी लोगों से अगर आय
गरीबों की तरफ जाएगी तो आर्थिक कल्याण बढ़ेगा, और यदि गरीब लोगों की तरफ से आय धनी लोगों की तरफ जाएगी तो आर्थिक कल्याण निश्चित रूप से बढ़ेगा नहीं घटेगा। उपभोग पर भी अगर अच्छा खाना, अच्छी हेल्दी डाइट लेने के लिए अगर आप अपनी राष्ट्रीय आय को काम में लेते हैं, खर्च करते हैं, तो निसंदेह आपका आर्थिक कल्याण बढ़ेगा। और यदि आप गैर वाजिब चीज़ों पे आप अपनी राष्ट्रीय आय में खर्च करते हैं तो आपसे उससे आपके राष्ट्रीय आर्थिक कल्याण नहीं बढ़ेगा। और जनसंख्या में अधिक बढ़ती हुई मैं यहाँ आ गया पॉइंट वैसे कि राष्ट्रीय आय से जो जनसंख्या है वो वृद्धि कम हो, राष्ट्रीय आय में वृद्धि ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पांचवा पॉइंट है दुर्व्यसनों पर वे। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नशा पता या गलत चीज़ें आप उपभोग करने से आपकी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से आपकी जेब में पैसा बढ़ गया, उसके कारण अगर आप दुर्व्यसनों पर वे करने लग जाएंगे तो आर्थिक कल्याण बढ़ेगा नहीं, जबकि आर्थिक कल्याण कम हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा जरूरी ये है कि आप अपनी आदतें, रुचि, फैशन इन सबको बहुत ही चरित्रवान दायरे में और अच्छे काम के लिए यूज करें, जिससे आपके आर्थिक कल्याण जैसे बढ़ सके। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय आय में स्थायित्व का आर्थिक कल्याण। स्थायित्व का मतलब ये हो गया कि राष्ट्रीय आय एक बार तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एक बार कम हो गई, एक बार धीमी गति से बढ़ी, एक बार तेज गति से बढ़ी, ऐसे उत्साहवर्धन ना। तो क्या होना चाहिए, एक स्थायित्व रहे, राष्ट्रीय आय का जो स्थायित्व से बढ़ती रहेगी लगातार, तो उससे आर्थिक कल्याण में वृद्धि ज़्यादा होगी, बजाय उच्चावचन होकर के बढ़ने से आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। तो राष्ट्रीय आय के स्थायित्व से एक लेवल पर एक स्थिति रहती है तो उससे होने वाला आर्थिक कल्याण बढ़ेगा। ये राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण का समाधान हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, इसको अपन पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।